खबरों में रहा वांगला नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए. नागालैंड, बी. मेघालय, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. मणिपुर। उत्तर बी. वांगला नृत्य महोत्सव। संदर्भ: गारो आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने मेघालय में उमियम झील के तट पर द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर वांगला नृत्य किया। मेघालय का वांगला महोत्सव मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यह उर्वरता के देवता सूर्य सालजोग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। यह उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो खेतों का अच्छा उत्पादन लाता है और सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। इसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। वांगला महोत्सव वो अवसर होता है जब आदिवासी अपने मुख्य देवता सालजोग सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। यह आमतौर पर 2 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन कभी-कभी 1 सप्ताह तक भी जारी रहता है। पहले दिन किए जाने वाले समारोह को रागुला के रूप में जाना जाता है, जो मुखिया के घर के अंदर किया जाता है, और दूसरे दिन को कक्कट के रूप में जाना जाता है। पंख वाले हेडगियर के साथ रंगीन वेशभूषा में युवा और बूढ़े लोग लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर बजाए जाने वाले संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। यह आराम करने का अवसर है और कई दिनों तक ढोल की असाधारण ताल से पहाड़ियां और घाटियां गूंजती हैं। त्योहार के दौरान कई लोकप्रिय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं। मुख्य रूप से 2 समानांतर रेखाओं की एक कतार होती है। पुरुष और महिलाएं अपने अपने पंक्ति में होते हैं। जब पुरुष ढोल बजाते हैं तो उसकी धुन पर महिलाओं वाली रेखा लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रहती है। वांगला महोत्सव मूल रूप से मेघालय में गारो की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक तरीका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। 2. इसके अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में वित्त मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं, जो प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है। 3. इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। संदर्भ: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं के लिए एकल आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म का प्रस्ताव किया है। परिवर्तन: वर्तमान में 7 प्रकार के ITR फॉर्म हैं, जिनका उपयोग करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किया जाता है। प्रस्ताव के अनुसार सभी करदाता ट्रस्ट और गैर लाभकारी संगठन को छोड़कर एक सामान्य ITR फॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिसमें आभासी डिजिटल संपत्ति से आय के प्रकटीकरण के लिए एक अलग शीर्ष शामिल होगा। यह ITR 7 को छोड़कर आय के सभी मौजूदा रिटर्न को मिलाकर एक सामान्य ITR शुरू करने का प्रस्ताव करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं, जो प्रत्यक्ष कर लगाने और कर संग्रह से संबंधित मामलों से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित 6 सदस्य होते हैं। 1. अध्यक्ष,
2 सदस्य आयकर और राजस्व, 3 सदस्य कानून, 4 सदस्य प्रशासन, 5 सदस्य जांच, 6 सदस्य टीपीएस और सिस्टम, 7 सदस्य लेखा परीक्षा और न्यायिक। वर्ष 2020 से 21 के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। 2 यह रिपोर्ट की श्रृंखला का चौथा संस्करण है। 3 गुजरात सूचकांक के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला एकमात्र राज्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। वर्ष 2020 से 21 के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 से 21 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) जारी किया, जो पूरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण के लिए एक अनूठा सूचकांक है। यह सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की सफलता पर प्रदर्शन और उपलब्धियों पर अंतर्दृष्टि और डेटा संचालित तंत्र प्रदान करेगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को प्रेरित करना है। वर्ष 2020 से 21 के लिए वर्तमान रिपोर्ट श्रृंखला का चौथा संस्करण है। उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए है। निम्नतम ग्रेड स्तर 10 है, जो 551 से नीचे के स्कोर के लिए है। हालांकि किसी भी राज्य को शीर्ष ग्रेड में जगह नहीं मिली। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र को लेवल 2 के तहत वर्गीकृत किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का अंतिम उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है, जो सभी आयामों को शामिल करते हुए वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा। उम्मीद की जाती है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमियों को दूर करने में मदद करेगा और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो। निम्नलिखित चित्रों पर विचार करें। 1 वारली, गोवा। 2 मातानी पछेरी, गुजरात। 3 कालीघाट, असम। 4 फर, राजस्थान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर सी। संदर्भ: जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उजागर करने के लिए विभिन्न भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी का उपयोग किया जा रहा है। वारली पेंटिंग्स। महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक क्षेत्रों, सह्याद्री क्षेत्र की वारली पेंटिंग जनजाति की प्रकृति और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह उस समुदाय के स्थानीय लोगों की दैनिक गतिविधियों जैसे खेती, नृत्य, शिकार, प्रार्थना आदि को प्रदर्शित करता है। परंपरागत रूप से
आदिवासी महिलाओं द्वारा फसल या शादियों के उत्सव को चिन्हित करने के लिए घरों की मिट्टी की दीवारों पर चावल के पेस्ट के साथ जीवंत डिजाइन बनाने के लिए पौधों की छोटी टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है। रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने के लिए लाल या पीले रंग की सतह पर सफेद रंग से सरल ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। अपने रैखिक और मोनोक्रोमैटिक रंगों के साथ वारली कला पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के निष्पादन जैसा दिखता है। माता नी पछेरी बनाने वाले वाघारी समुदाय के कलाकार गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले गरीब बंजारे थे। कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट चित्रकला शैली 19वीं शताब्दी के मध्य में कलकत्ता के काली मंदिर के पड़ोस में विकसित की गई थी। कागज पर ये चित्र पटुआ नामक एक समूह द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इसका नाम कालीघाट पाटा पड़ा। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी और पौराणिक देवताओं के दृश्यों को सरल लेकिन मनोरम तरीके से चित्रित किया और चित्रकला की लोकप्रिय कालीघाट शैली को विकसित किया। कालीघाट के चित्रकार मुख्य रूप से इंडिगो, गेरुआ, लाल, ग्रे, नीला और सफेद जैसे भारतीय रंगों का उपयोग करते हैं। तेज, निर्बाध और मुक्त बहने वाली रूपरेखा कालीघाट शैली के चित्रों की एक विशिष्ट विशेषता है। फर राजस्थान की कथा स्क्रॉल पेंटिंग परंपरा है, जो 1000 साल पुरानी है। स्थानीय देवताओं और नायकों की कहानियों को लाल, पीले और नारंगी रंग में क्षैतिज कपड़े स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। फर स्क्रॉल युद्ध के मैदानों, साहसिक कहानियों, पौराणिक रोमांस और भारतीय रियासतों की समृद्धि का चित्रण दिखाते हैं। फर पेंटिंग शैली एक ही रचना में कई कहानियों को समायोजित करती है, फिर भी कलात्मक अभिव्यक्ति के सौंदर्य शास्त्र को बनाए रखती है। हाल ही में खबरों में रहे कौन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ए. पृथ्वी की सतह को मैप करने के लिए रडार तकनीक। बी. दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन आधारित तकनीक। सी. प्रदूषण नियंत्रण के लिए नैनो पार्टिकुलेट गोल्ड उत्प्रेरक। डी. मशरूम और सोने के नैनो कणों का जैव संश्लेषण। उत्तर डी. प्रसंग कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऑन 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक सहयोगी प्रयोग के परिणाम को जर्मनी से एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अर्जित हुआ है। कॉर्डाइसेप्स मिलिटरिस मशरूम और स्वर्ण लवण के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त ये नैनो कण मानव शरीर में दवा वितरण को कुशल और तेज बना सकते हैं। कॉर्डाइसेप्स मिलिटरिस एक उच्च मूल्य वाला परजीवी कवक है, जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र टिक में उगाया गया। कॉर्डाइसेप्स मिलिटरिस हर्बल दवाओं के लिए जैव मेटाबोलाइट्स का एक संभावित प्रदाता है और प्राचीन काल से शरीर की विभिन्न प्रणालियों के पुनरोद्धार के लिए इसके अनुप्रयोगों के बारे में साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह एक प्रसिद्ध खाद्य औषधीय मशरूम है, जिसमें प्रचुर मात्रा में और विविध जैव सक्रिय यौगिक होते हैं। स्वर्ण लवण सोने के आयनिक रासायनिक यौगिक होते हैं, आमतौर पर जिनका दवा में उपयोग किया जाता है। अपने जबरदस्त औषधीय गुणों के लिए सुपर मशरूम कहा जाने वाला कॉर्डाइसेप्स मिलिटरिस बेहतर पैठ के लिए सोने के नैनो कणों के संश्लेषण में जैव सक्रिय घटकों को जोड़ता है। जब दवा के कण छोटे होते हैं तो कोशिकाओं में प्रवेश अधिक होता है। पूर्वी हिमालयी बेल्ट के जंगलों में पाए जाने वाले कॉर्डाइसेप्स मिलिटरिस को रोगाणुरोधी, मधुमेहरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ मानकीकृत किया गया। जैव संश्लेषित नैनो गोल्ड कण चिकित्सीय दवाओं के विकास में नैनो कणों के एक नए अनुप्रयोग का संकेत देते हैं, जिन्हें मलहम, टैबलेट, कैप्सूल और अन्य रूपों में वितरित किया जा सकता है।